नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन में हमारे जितने भी प्रयास रहते हैं वो धन कमाने को लेकर रहते हैं। धन किस लिए कमाया जाता है, क्यों कमाया जाता है? सुखों की प्राप्ति के लिए, कि हम तरह तरह के जीवन में सुख प्राप्त कर सकें। मगर कई बार धन प्राप्त करने के बावजूद भी कई लोग जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाते। सुख कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को समझेंगे। किस प्रकार के सुखों में जीवन में कमी रहने वाली है या अगर चल रही है तो उसको कैसे समझेंगे और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, इस बात को समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुख, जीवन में सुखों की प्राप्ति कैसे की जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, आप सभी को पता है। पहला घर, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ये ओवरऑल कुंडली का राजा है, जिसको बोलते हैं हमारा शरीर। तो हमारे सुख कितने प्रकार के हैं? आपका हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान, ये सारे के सारे सुख हैं। अब यहाँ पर ये हेल्थ का है, ये परिवार का है। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसका है? परिवार का है। परिवार का सुख, धन का सुख, कितना धन हमें विरासत में मिलेगा या कितना धन हम जीवन में बचा पाएंगे। तीसरा है हमारे साहस पराक्रम बहन भाई, इनका सुख। चौथा घर है हमारे माँ का सुख, घर का सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख। पांचवा घर है आपका जीवन के अंदर संतान के सुख का, एजुकेशन के सुख का। पांचवा घर है जीवन में इंसान की जो उत्पत्ति हुई है वो संसार को बढ़ाने के लिए हुई है, उसके लिए जो आपको सुखों की प्राप्ति होती है वो भी, इसको बोलते हैं रोमांस का हाउस भी, फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस है रोग का, पीड़ा का, शत्रुओं का, ये जीवन में परेशान करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी डेली इनकम का, नौकरी का, सिक्स्थ हाउस। सातवां घर हमारे मैरिड लाइफ का, लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप का, इन सब चीजों को देखा जाता है। आठवां घर हमारी गुप्त विद्याओं का, ऑकल्ट साइंस जिसे बोलते हैं। जीवन में कोई लंबी बीमारी लगेगी या नहीं लगेगी, वो आठवें घर से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस होता है आपका धर्म का, भाग्य का, कि हमें भाग्य जो है विरासत में लेके आए हैं, ये जीवन में स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो नाइन्थ हाउस से। 10th हाउस हमारे कर्म का, कि हम जो कर्म करेंगे उससे हमें सुखों की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। 11th हाउस है हमारी इच्छाओं का, 11वां घर हमारी इच्छाओं का, डिजायर, कि हमारी इच्छाएं जीवन में पूर्ति होगी नहीं होगी। 11वां घर हमारी आमदनी का भी है, कि हम कितना पैसा कमाएंगे, हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग, जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, तो ये 11th हाउस से है। 11th हाउस हमारा सोशल नेटवर्क है। कई लोगों का सोशल नेटवर्क बिल्कुल जीरो होता है, कई लोगों का बहुत ज्यादा वाइड होता है, तो वो भी 11th हाउस से है। साथ ही 12th हाउस होता है हमारे एक्सपेंस का। एक्सपेंस शुभ कार्य के लिए होंगे या अशुभ कार्य के लिए होंगे, हमारी इच्छा के अनुसार होंगे या इच्छा के विपरीत होंगे। हमारे रात के सुख का, इसको शय्या भाव भी कहा गया है, तो ये 12th हाउस। अब हाउसेस जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कौन सा हाउस कितना स्ट्रांग है। ये हमारी लगन कुंडली ने जब हम पैदा हो गए उस समय तय हो गया कि आपका ये हाउस स्ट्रांग है और ये वीक है। ईश्वर ने सिस्टम ऐसा बना के भेजा है कि 12 के 12 घर किसी के ठीक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मगर इनको समय रहते जितना जल्दी हम समझ लें कि कौन से हाउस हमारे पावरफुल हैं और कौन से हाउस वीक हैं, तो जब हम इसको समझ के समय रहते अपने लगन चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रिकॉशन एंड रेमेडीज फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो ग्रेजुअली हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हम लिखवा के लेके आए हैं वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाती है।
डिपेंड करता है हम कितना जल्दी इन चीजों को समझते हैं। 15 साल की उम्र में समझ लिया, 20 साल की उम्र में समझ लिया, या 50 की उम्र में समझ रहे हैं, तो आधा जीवन तो बीत चुका। मगर जिनके जीवन की स्टार्टिंग है वो सब भाग्यशाली हैं, अगर वो इन बातों को समय रहते समझ रहे हैं, या उनके पेरेंट्स इन बातों को समझ के उनके चार्ट के अकॉर्डिंग इन चीजों को अप्लाई करवा रहे हैं। क्योंकि हम कोई भी जब उपाय करते हैं या एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम को फॉलो करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं करते, इसके पीछे भी ईश्वर की ही मर्जी काम करती है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ पहले से तय है, मगर एस्ट्रोलॉजी भी ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। तो ईश्वर ने एक रास्ता दिया है कि आप इसके माध्यम से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फर्क कितना होता है कि आप बाय डिफॉल्ट कुछ चीज लिखवा के लेके आए हैं। सपोज कीजिए, लेट फॉर एग्जांपल, किसी का 11th हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल है तो बहुत पैसा कमाएगा। अब बहुत पैसा कमाएगा तो ठीक है, उसको पैसे का सुख तो प्राप्त होगा, मगर और सुख जो होते हैं हेल्थ के, मैरिड लाइफ के, संतान के, हो सकता है इन सुखों में उसकी कमी दिखाई दे। क्योंकि कोई हाउस अगर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो दूसरे किसी न किसी हाउस पे अपना इफेक्ट जरूर डालेगा। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं कि सुख भाव का जो मेन हाउस है वो है 4th हाउस। अगर कुंडली के अंदर 4th हाउस ही वीक है, बाकी हाउस कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, मगर 4th हाउस वीक है, तो 4th हाउस वीक होने पर जातक का पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, सुखों में कमी रहेगी, सब कुछ होते हुए भी सब व्यर्थ सा दिखाई देगा। तो सुख भाव को कैसे समझा जाए, कितना पावरफुल हम इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझना होगा। नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि हमारा कुंडली के अंदर सुख भाव का स्वामी कौन है, कहां बैठा है, इस तरह से देखते हैं। मगर जब तक हम काल पुरुष कुंडली को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को पूर्णतया नहीं समझ पाएंगे, उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। अब यहाँ पर हमारी 12 राशियां होती हैं, आप में सभी में कि अगर कुंडली आप चेक करेंगे तो किसी कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर होगा, ये लगन के अंदर किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, यानी कि 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके अनुसार वो कहलाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो है तुला लगन का है, ये सिंह लगन का है, ये कन्या लगन का है, ये स्कॉर्पियो लगन का है, किसी भी लगन का जातक हो सकता है। अब उसी क्रम में यहाँ पे अगर 5 हुआ, 6, 7, 8, तो सुख भाव में 8 नंबर की राशि आएगी। तो जो भी नंबर लगन भाव में होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो राशि आएगी, तो हमारा इंस्टेंट हमारी जो कुंडली है उसके अनुसार सुख भाव का स्वामी वो प्लैनेट कहलाएगा। मगर जब तक आप कालपुरुष कुंडली के अनुसार नेचुरल कारक जो सभी की कुंडली के अंदर एक ही माना जाएगा, उसको नहीं समझेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप पूर्णतया चीजों को नहीं ठीक कर पाएंगे। ये कालपुरुष कुंडली जो होती है ये हमेशा मेष लगन की होती है। आप कहेंगे इसके अनुसार तो सबका जो लग्नेश हो गया वो तो मंगल हो गया, सबके लिए सुख भाव का स्वामी, क्योंकि 4 नंबर की राशि आ रही है 4th हाउस में, 4th हाउस 4 नंबर की राशि, तो सबका स्वामी क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। दैट इज करेक्ट, ये 100% सही है। तो आपको कालपुरुष कुंडली के अनुसार चंद्रमा उसको पकड़ना है। जब आप उसको पकड़ के ठीक करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि चंद्रमा और सुख भाव ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि ये किन चीजों के कारक हैं। तो घर, गाड़ी, मकान, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मदर, लिक्विड कैश, ये सारे सुखों में ग्रेजुअली आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कैसे करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर हमने इस हाउस को 100% पावरफुल करना है, जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति करनी है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कालपुरुष कुंडली के अनुसार चंद्रमा को पकड़ना है। चंद्रमा देखना है कुंडली में कहां बैठा है। चंद्रमा 1st हाउस में बैठा है, तो 1st हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बात पता होना चाहिए कि मुझे आजीवन क्या प्रिकॉशन एंड क्या रेमेडीज फॉलो करनी है, ताकि मेरा जो 1st हाउस का चंद्रमा है वो हमेशा पावरफुल रहे, स्ट्रांग रहे, नेगेटिव रिजल्ट ना दे। 1st हाउस चंद्रमा इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून। एक्सीलेंट, वाई? 1st हाउस इज यू,
आप खुद जो हैं कुंडली का फर्स्ट हाउस हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चांदी है। मून फर्स्ट हाउस में तो जातक का चेहरा चमकदार होगा, ऐसा जातक सुंदर होगा। अब यहां पर कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे जातक जीवन भर के लिए 2-3 कामों को समझ लें। क्या? एक तो ग्रीन कलर अपनी लाइफ से हटा दे, यानी ग्रीन कलर की चीजों को अवॉइड करें हमेशा। दूसरा, माँ से ऐसा बच्चा बहुत अटैच होता है मगर झगड़ा भी हो जाता है, तो इसको ऑलवेज अपनी मदर की सेवा करनी है, बुजुर्ग औरतों की सेवा करनी है। माँ ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, उसी में जातक की जीवन में तरक्की होती है। ऐसे जातक अगर शुरू से ही मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और स्टार्टिंग से ही उसको आपने इन चीजों को समझ के अप्लाई करा दिया कि भाई इसको ग्रीन कलर हमने नहीं यूज कराना। सेकंड, इसको हमने सिल्वर के यूटेंसिल जैसे दूध या पानी पीने के लिए चांदी का गिलास, चांदी के बर्तन, खाना खाने के लिए, ये सब अगर आप प्रोवाइड करा देते हैं तो यहाँ पर ये मून कुंडली के अंदर कैसा भी खराब अच्छा हो वो हमें देखना नहीं आता। अभी हमें उतनी नॉलेज नहीं है कि हम उसको एग्जैक्टली एनालाइज कर पाए कि हमारा मून फर्स्ट हाउस में, क्योंकि नॉर्मली हम करते कहाँ गलती, मून फर्स्ट हाउस में है, अच्छा चंद्रमा तो पहले घर का बहुत अच्छा होता है, चलो चंद्रमा तो मेरा अच्छा है, अगले पे चलते हैं। मगर ये पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली चंद्रमा वीक पोजीशन में है या अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि बहुत सारे अदर रूल होते हैं जो चंद्रमा को खराब कर देते हैं। लेट फॉर एग्जांपल केतु इन सेकंड नंबर हाउस और सेकंड नंबर साइन इन चार्ट, द मून बिकम बैड, द मून बिकम वीक। केतु प्लेस्ड इन 12th हाउस 11th हाउस, मून बिकम बैड। केतु प्लेस्ड इन 4th हाउस, मून बिकम बैड। तो यहां पर अदर कोई रूल के चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, खराब कर रहा है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो आप खुश होते रहेंगे कि मेरा चंद्रमा तो अच्छा है। मगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अगर आप देखेंगे 10 ऐसी कुंडली उठा के कि 10 लोगों का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, मगर एक महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है, दूसरा महीने के लाख रुपए कमा रहा है, और तीसरा महीने के 5 लाख कमा रहा है, चौथा जो है आपका महीने के 20 लाख कमा रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा क्यों है? उसके पीछे अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे तो जिसका 20 लाख रुपए कमा रहा है वो डेफिनेटली हाईली क्वालिफाइड होगा, क्योंकि मून फर्स्ट हाउस क्या है, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। तो जिसका मून फर्स्ट हाउस में हो, जातक को खूब पढ़ाई कराओ, ऐसे जातक की पढ़ाई हमेशा कमा के पैसा देगी, कभी वेस्ट नहीं जाएगी, जीवन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून। तो हमें समझना है कि अगर लगन कुंडली के अंदर बैठा है और नहीं आता एनालाइज करना कि अच्छा है खराब है, बट आपने देखा कि आपका बच्चा अभी छोटा है, 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, वट एवर, मतलब अभी आपको इस चीज की जानकारी मिली और आपने अपनी फैमिली में देखा तो आपने उस चीजों को अप्लाई करा दिया। ऐसा जातक अपनी मदर से चांदी के स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर आशीर्वाद के तौर पर लेकर हमेशा के लिए रख ले, क्योंकि ऐसे जातक की मदर जब तक जिंदा रहती हैं, ऐसे जातक के पास नॉर्मली धन की कमी नहीं होती, धन कहीं ना कहीं से आता रहता है, चाहे चंद्रमा कितना ही खराब क्यों ना हो। मगर यहां पर अगर ये उसको जो चीजें बताई हैं फॉलो करना स्टार्ट करें और इस चंद्रमा को ग्रेजुअली पावरफुल करते चले जाएं। अब पावरफुल करने के 2 तरीके हैं, वो चंद्रमा फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाके आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पे तो हमने 12 हाउसेस के बारे में बात करनी है, तो वहां पर चंद्रमा फर्स्ट हाउस ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे शुभ या अशुभ कंडीशन, साथ ही उसको कैसे हमने अच्छा रखना है, इस बात को प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। सेकंड हाउस में मून है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा अपने कालपुरुष कुंडली के अनुसार 2 नंबर की राशि में आते हैं। 2 नंबर की राशि यानी कि टॉरस वृषभ राशि, उसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब उच्च का चंद्रमा धन भाव में, परिवार के घर में शुभ भाव में बैठ गया, शुभ चंद्रमा, तो निश्चित तौर पर जातक को अथाह धन संपदा प्राप्त करेगा, परिवार का सुख देगा, क्योंकि सुखों का कारक है, परिवार में बैठ गया, परिवार का सुख देगा, धन देगा, सब कुछ देगा। ऐसे जातक के पास जीवन में धन की कमी नहीं होती, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है।
अब डिपेंड ये करता है कि कितना आ रहा है और कितना चाहिए। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मली हमें पता नहीं होता कि हम जीवन में चीजों को ज्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति के पास लाख रुपए आ रहा है, वो तो खुश है, आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को तो बहुत अच्छा मिल रहा है लाख रुपए। मगर वो 10 लाख भी तो महीने के कमा सकता है, वो 1 करोड़ भी महीने का कमा सकता है। तो उसको अपनी कुंडली के अनुसार अगर जो चीजें एडवाइस की गई हैं बाय डिफॉल्ट कि आपको जीवन में ये काम करने, ये नहीं करने और ऐसे जीवन को लेके चलना है, जब उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो हमारे 9 के 9 प्लैनेट ग्रेजुअली कितने ही खराब क्यों ना हो, लगन कुंडली में ग्रेजुअली वो ठीक होना स्टार्ट होते हैं। एंड इट विल गिव रिजल्ट जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन। यानी कि आपको लगन कुंडली के अनुसार अभी जो चीजें बताई जा रही हैं कि भाई जैसे फर्स्ट हाउस का बताया कि ग्रीन कलर अवॉइड करना है, सिल्वर यूटेंसिल यूज करने हैं, आपको मदर की सेवा करनी है, तो ये सब लगातार जब करते हैं तो ग्रेजुअली धीरे 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 वो ठीक होना, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे कितना खराब क्यों ना हो। इसके साथ ही आपको हमेशा बताया है कि ये तो होम्योपैथी मेडिसिन है, इसकी जो प्रिकॉशन रेमेडीज है, साथ ही वर्षफल को पकड़ के भी अगर आप रेमेडी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वर्षफल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंसल्टेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेमेडीज, बिकॉज रेमेडीज ऑफ वर्षफल आर वर्क जस्ट लाइक ए एलोपैथी मेडिसिन। तो हमेशा मैं इस बात को कहता रहता हूं कि आपको वर्षफल को कंसीडर अवश्य करना है। वर्षफल आपका नया साल है, आपके बर्थडे से 30 डेज बिफोर ये अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। आप उस साल क्या कुछ आपको मिलने वाला है या उस साल क्या परेशानी आने वाली है, उसको टाइम रहते समझ के चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दैट इज द आर्ट ऑफ वर्चुअल। सेकेंड हाउस की जब बात करते हैं तो किसी भी हाउस में आपका मून हो तो सबसे पहले बात हो रही है कि हमने चंद्रमा को पकड़ना है 4th हाउस में कालपुरुष कुंडली के अनुसार। मून कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी हो तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करना है। सेकेंड हाउस में मून है तो सेकेंड हाउस मून वाले जातक नॉर्मली हमेशा अपर फ्लोर पर रहते हैं, बट इफ दे स्टे इन ग्राउंड फ्लोर द फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम डेफिनेटली। तो ऐसे जातक अगर ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो पैसे की दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है या कैरियर की शुरुआत नहीं हो पाती है, इस तरह के इशू देखे जाते हैं। इनको हमेशा अपर फ्लोर पे ही रहना चाहिए, तभी इनके पास पैसा आता रहता है, क्योंकि सेकंड हाउस मून वाले के पास जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होती। तो नंबर 1 रूल, सेकंड हाउस में अपर फ्लोर पे रहें। नंबर 2, ऐसे जातक के घर में कोई ना कोई भगवान की मूर्ति, शंख, शिवलिंग इत्यादि, झूला, ये सब रखा रहता है, मगर ये सब भी घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा करने का सिंपल नियम है, घर में भगवान की फोटोज लगाएं और आपका धूप बत्ती जलाएं, पूजा पाठ करें, यही ठीक है। ना घंटियां बजाएं और ना ही अदर, क्योंकि प्रॉपर हर काम करने के लिए धर्म स्थान बने हैं। हमारा घर बना है गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, ईश्वर को याद जरूर करना चाहिए, मंदिर भी घर में बनाना चाहिए, मगर मंदिर किस तरह से बनाना चाहिए ये बात हमें पता होनी चाहिए। हम लोग करते क्या है कि सारा कुछ तामझाम अपने घर के मंदिर में ही बना लेते हैं कि बस जो हमारे आसपास नियर बाय पब्लिक टेम्पल है उसमें तो कुछ नहीं जाना, जबकि एडवाइस क्या की कि आप डेली उसमें जाइए। हालांकि कुछ चार्ट में डेली वहां भी जाना मना है और उसके बड़े साइंटिफिक लॉजिक हैं, और ये बिल्कुल टेस्ट किया गया है कि जो डेली जाते हैं तो कुछ को तो बहुत लाभ देता है और कुछ को उल्टा नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। हालांकि बड़ा अजीब सा लगता है, मगर ये प्रैक्टिकली टेस्ट किया हुआ है, 100% काम करते हैं। इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे कि किसको हमेशा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और किसको सिर्फ उपाय के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए, अदरवाइज डेली मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो घर में इस तरह का सामान ना रखें। थर्ड हाउस में हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, परमानेंट जो रेमेडी है। फोर्थ हाउस में है तो ऐसे जातक अपनी मदर से अटैच होते हैं, झगड़ा हो जाता है और एक्सपेंसिव इन नेचर होते हैं, तो इनको खुल के खर्च करते रहना चाहिए, ज्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए और एजुकेशन पर अपनी फोकस करना चाहिए, तभी यहाँ पर ये ठीक रहता है। इसके अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज और भी होती हैं, मगर वो रेमेडीज मैं आपको यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा कि आप वीडियो सुनने के बाद एकदम उसको अप्लाई कर देंगे, मगर वो लगन कुंडली के अनुसार देखी जाती है कि कड़ा पहनना है,
अब कड़ा पहनना है तो किस प्रकार का पहनना है, उसके लिए क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मदर की सेवा करें, परिवार की सेवा करें और अपने खर्चों को ज्यादा कंट्रोल ना करें। जो मनमाया खर्च करते रहें, उसी से धन की प्राप्ति होती है। एजुकेशन जितनी भी लेते हैं वो इनको हमेशा हेल्पफुल रहती है। 5th हाउस में मून है, तो 5th हाउस में मून अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर ऐसे जातक को बस व्यापार अवॉइड करना चाहिए, बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। 5th हाउस में मून जब होता है तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य और बृहस्पति का घर है तो अच्छा रहता है। नॉर्मली ऐसे जातक को छोटे बच्चों को स्टेशनरी के आइटम या व्हाइट चॉकलेट गिफ्ट करते रहने चाहिए, मगर ये भी वर्ष फल के अनुसार ही करे तो अच्छा है। इसके लिए कोई आपको परमानेंट रेमेडी फॉलो नहीं करनी है। सिर्फ मून को अच्छा रखने के लिए मदर की सेवा करें, बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद लें, यही काफी है। 6th हाउस में मून है, यहाँ पे नॉर्मली 6th हाउस में मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी हाउस की पावर को देखने के लिए उस हाउस का जो नेचुरल कारक है वो कुंडली में कितनी अच्छी पोजीशन में बैठा है या उसको अच्छा कर लिया जाए। तो यहाँ पर कैसी पोजीशन में बैठा है, अच्छा है खराब है, ये तो प्रॉपर चार्ट आप देख के समझ जाएंगे जब आप अपने मून के अकॉर्डिंग उस हाउस की वीडियो में जाके चेक करेंगे, क्योंकि हर हाउस पे डिटेल वीडियो है। तो वहां पे अच्छी और खराब पोजीशन बताइए और कैसे ठीक करना है वो बताया। मगर यहाँ पर नॉर्मली बात की जा रही है कि 6th हाउस में मून है तो ऐसे जातक या तो खरगोश पाल ले या व्हाइट सैरामिक खरगोश अपने घर में रख ले। दूध पानी का दान किसी आम इंसान को ना करे, इन बातों का ध्यान रखें। 7th हाउस में मून है तो यहाँ पर एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, जातक का विवाह के बाद अवश्य भाग्योदय होता है। और 8th हाउस में मून है तो यहाँ पर एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज मून इज द कारक ऑफ एजुकेशन आल्सो। तो आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक देगा या सब्जेक्ट चेंज करा देगा। 8th हाउस के मून को कैसे ठीक रखना है उसके लिए, यानी कि जब अगर कुंडली में खराब है या खराब हाउसेज में है तो आपको वर्ष फल को तो फिर अवश्य पकड़नी है, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट आपका अच्छे हाउस में प्लेस्ड है तो केवल इन रेमेडी से भी काम चल जाएगा। मगर ज्यादा उसको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वर्ष फल को ऑलवेज कंसिडर करना होगा। 8th हाउस में मून है तो यहाँ पर रेमेडी जो की जाएगी वो वर्ष फल को देखने के बाद ही की जाएगी। 9th हाउस में मून है तो ऐसे जातक का मन में स्ट्रेस हमेशा बना रहता है किसी ना किसी कारण, तो उसको डेली अपने ऊपर गंगा जल के छींटे डालने चाहिए, सबसे अच्छी रेमेडी है। 10th हाउस में है तो रात के समय दूध का सेवन ना करें, लिक्विड चीजों का कोई कारोबार ना करें, इन सब बातों का ध्यान रखें। साथ ही शनि कुंडली में कहीं भी बैठा हो उसको अच्छा रखें, क्योंकि 4th हाउस और 10th हाउस का एक रूल है कि 4th हाउस के प्लैनेट हमेशा वैसा रिजल्ट देंगे जैसा कुंडली में चंद्रमा होगा। इसी तरह 10th हाउस के प्लैनेट उसी तरह बिहेव करेंगे, उसी तरह अपने अच्छा रिजल्ट देंगे जितना पावरफुल कुंडली में शनि होगा। शनि अगर खराब पोजीशन में कुंडली में बैठा है तो 10th हाउस के रिजल्ट भी आपका ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे। वहां पे जो प्लैनेट बैठा है वो डेफिनेटली आपको खराब रिजल्ट देगा। 11th हाउस का मून भी अच्छा नहीं माना गया है, जातक को बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है, जातक का अपनी मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहाँ पर 11th हाउस मून जो है वो जातक के पास अगर खराब हुआ तो पैसे की दिक्कत, पैसे का समस्या को बढ़ा देगा। अगर यही अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब 11th हाउस में मून बैठता है तो 11th हाउस के अंदर शनि इस घर के मालिक हैं और कारक हैं बृहस्पति देव। तो चंद्रमा को सपोर्ट किसकी मिलेगी? बृहस्पति देव की कुंडली के अंदर बृहस्पति की पोजीशन को चेक करना पड़ेगा। ऐसी 12th हाउस में है तो 12th हाउस के अंदर क्या करना है आपका राहु और बृहस्पति दोनों का कंट्रोल है। बृहस्पति इज द फ्रेंड ऑफ मून बट राहु इज द एनिमी। राहु के घर में जाके बैठ जाएंगे तो 12th हाउस चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है नॉर्मली। हालांकि विदेश योग बनाता है, वर्षफल में आए तो उस साल विदेश यात्रा करा देता है, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस करा देता है। ऐसे जातक कभी किसी साधु फकीर भिखारी को किसी प्रकार का डोनेशन न दें, किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा ना दें। तो जब हम कुछ प्रिकॉशन रेमेडी हमारे अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग जहां भी मून का प्लेसमेंट है फॉलो करते हैं और उसी मून के वर्षफल के अनुसार उपाय करते हैं तो ये हाउस हमारा धीरे 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 ठीक होना स्टार्ट हो जाता है।
साथ ही इसको अगर अभी 80% काम करेगा, जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उससे 80% काम करेगा, इसको 100% पावरफुल करने के लिए जो हमारा इंस्टेंट लग्नेश है, सॉरी इंस्टेंट चतुर्थेश है, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी। सपोज कीजिए आपकी सिंह लगन की कुंडली है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो यहां से बात करेंगे तो 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी कि 8 नंबर की राशि आ गई। तो इंस्टेंट आपकी लगन कुंडली के अंदर जो चौथे घर का स्वामी है वो मंगल कहलाएगा। मंगल की पोजीशन को भी चेक करना पड़ेगा। अगर मंगल भी पावरफुल पोजीशन में है, ये चंद्रमा के साथ कुंडली में कहीं बैठा है, अच्छे हाउस में बैठा है, उन पे कोई खराब दृष्टि नहीं आती, तो जातक निश्चित तौर पर जीवन में बहुत धन कमाएगा। वाहन, गाड़ी, हर तरह के सुख जातक को जीवन में प्राप्त होंगे। तो ये एक्सीलेंट योग कुंडली में बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने 4th हाउस को पावरफुल करने के लिए हमें इन चीजों को फॉलो करना है। लगन कुंडली के अनुसार जो आजीवन करना है, वर्षफल कुंडली के अनुसार भी अगर आप सेम इसी सिस्टम से लेके चलते हैं कि वर्षफल कुंडली के अंदर भी अगर मून खराब आ रहा है इस साल, तो ये साल वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेगा, पैसे की दिक्कत देगा, पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। मून इज हेल्थ आल्सो, तो हेल्थ इशू भी देगा, सेल्फ के देगा नहीं तो मदर के देगा। तो अगर आपको वर्षफल कुंडली के अनुसार भी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चौथे घर को कैसे पावरफुल करना है आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं एक कुंडली के बारे में कि इस जातक के क्या समस्या है, कैसे इसको ठीक करना है। और काफी इंटरेस्टिंग इसकी हॉरोस्कोप है। उसको जितने भी रूल हमने किए हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कुंडली को एनालाइज करना है, कैसे चीजों को ठीक करना है, समझना है, ताकि आप अपनी खुद की कुंडली, अपनी फैमिली कुंडली के अनुसार टाइम रहते उन चीजों को समझ के चीजों को ठीक कर सकें।